हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक मित्र का सुबह मेरे पास सुझाव आया कि सर आप संविधान के विकास क्रम पर वीडियो बनाइए और संविधान की जो बेसिक्स वाली वीडियो हैं उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दीजिए। ऐसा मेरा भी यथोचित मन था, वैसा ही मैंने उस मित्र के सुझाव पर वैसा मैंने करने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, अब आइए आज के विषय पर अपने रुख करते हैं, विषय की ओर रुख करते हैं। हमारा आज का विषय है संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनेक उपादान ब्रिटिश व्यवस्था से ग्रहण किए गए। दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम एवं चार्टर पारित किए गए, जिनके कुछ उपयुक्त मूल बिंदु हमारे विधि निर्माण में काम में आए। दोस्तों, इसी आधार पर एक 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती। दोस्तों, 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक महान आदेश जारी किया जाता है, चार्टर जारी किया जाता है, जिसके आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। धीरे धीरे उनकी इच्छा शक्ति जागृत हुई, उन्होंने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जब और ज्यादा जागृत हुई तो उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व करना चाहा। इसी कारण भारतीय और अंग्रेजों में मतभेद हुए। इसी का परिणाम था 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। दोस्तों, इस समय आज के वर्तमान के पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पड़ता है। यहां पर नवाब का शासन था। इस समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, परंतु एक यहाँ पर मीर जाफर नाम का व्यक्ति था, वो षड्यंत्र कर देता है, षड्यंत्र में शामिल हो जाता है और इस युद्ध का निश्चय, इसका परिणाम पूर्व ही निश्चय हो जाता है। अर्थात इसको आप छद्म युद्ध कह सकते हैं। इस युद्ध को हम हार जाते हैं। इसके बाद एक और युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। उसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट वर्सेस हेक्टर मंटो। दोस्तों, वो युद्ध भी हम हार जाते हैं। अब बंगाल में वैधानिक रूप से अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने भारत से धन लूटना शुरू किया, बंगाल द्वैत शासन की स्थापना कर दी, भारतीयों का धन लूटने लगे और उस धन को लेकर ब्रिटेन जाते और उस धन का उपयोग स्वयं पर करने लगे। अब भारतीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उनके प्रति जब उन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ किया तो इसकी खबर ब्रिटेन में पहुंची। तो वहां की क्राउन ने निश्चय किया कि हम एक नियामक कानून भेजेंगे, जिसके आधार पर कंपनी में जो मनमानी हो रही है उस पर रोक लगेगी। उसी का एक रूप था 1773 का एक्ट, जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में नियामक कानून कहा जाता है। अच्छा, जो नियमन करेगा, दृढ़ित करेगा उसको, शासित करेगा उसको। दोस्तों, इसी आधार पर हम संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट सकते हैं, कंपनी का शासन, क्राउन का शासन। दोस्तों, कंपनी के शासन में 1773 का एक्ट आता है। जो 1773 के एक्ट में कमी रह जाती है, इसकी पूर्ति के लिए एक और 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आता है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स वहां पे तत्कालीन समय में पीएम है, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के निर्देशन में एक्ट आता है, इसका नाम विलियम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, 1857 में क्रांति हो जाती है।
इसके बाद कंपनी का एकाधिकार समाप्त, कंपनी की जगह अब क्राउन शासन करने लगते हैं। तो वहां उसमें 1858 का एक, 1909 का, 1919 का, 1935 का, इस प्रकार से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं। उसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे, वो प्रावधान आपके सामने बोर्ड पर अंकित है। दोस्तों अगर आप समझें तो 1773 का जो एक्ट आया वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए प्रथम लिखित कानून था। इस एक्ट में अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और दोस्तों वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ कलकत्ता में फोर्ट विलियम बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके कार्य क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता है। दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट में तत्समय 1+3 जज थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पटी थे। इसी के साथ साथ जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर वायसराय के लिए एक परिषद बनाई गई, जिसमें 1+4 सदस्य होते थे, 1+4 सदस्य होते थे। दोस्तों यहां से बहुमत के आधार पर निर्णय लेने लगे थे और यहां तक कि हमने समझा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्न प्रावधान थे। अब जो कंपनी, इसी के साथ साथ अब जो कंपनी की गतिविधियां होंगी इसकी सूचना ब्रिटिश क्राउन को भी दी जाएगी। दोस्तों 1773 का एक्ट जब आया, इसमें उन्हें कुछ लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं। इसी की पूर्ति के लिए वो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाते हैं, जो 1781 में आएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इस कड़ी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर हमने चर्चा की है। दोस्तों इन एक्ट में किसी भी परीक्षा में आप अगर प्राथमिक परीक्षा देते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश में व्यापम हो, एमपी, और इसके साथ साथ उसमें व्यापम के अंतर्गत एमपीएसआई, पटवारी, किसी भी राज्य के पीसीएस, अदर एग्जाम, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दोस्तों हम इस टॉपिक को पूरा करने के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं और जितने भी आने की संभावना है उन सब की मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा मैं इन पर क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।